नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सीबीएसई, हरियाणा और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका ऐलान किया। मध्य प्रदेश में 10 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए अपना पंजीयन करवाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सेहत ज्यादा अहम है, करियर की चिंता बाद में कर लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परीक्षा परिणाम तैयार करने का क्या तरीका हो, इसके लिए मंत्रियों का समूह विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करेगा। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 12वीं की परीक्षा को लेकर कुछ बड़े राज्यों की क्या स्थिति है, इसे एक बार समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय करेंगे। उत्तर प्रदेश में 25 लाख छात्रों का पंजीयन परीक्षा के लिए हुआ है। वहीं हरियाणा की बात करें तो वहां 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहां 6,67,234 छात्रों का पंजीयन किया गया था। राजस्थान में भी रद्द होने की संभावना है। इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश में, जैसा आपने भी सुना, 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां 12वीं की परीक्षा पर अभी फैसला होना बाकी है। वहां पर 14 लाख छात्र शामिल होंगे। झारखंड की बात करें तो वहां परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है मुख्यमंत्री। इस बारे में जल्दी ही ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 72 घंटों में विशेषज्ञों की समिति अंतिम निर्णय करेगी। गुजरात में 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। और कल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी उनके दिमाग में कई प्रश्न हैं। जैसे आगे विश्वविद्यालय में दाखिला कैसे होगा? अगर सीबीएसई पिछले 10वीं या 11वीं के अंक को भी मार्किंग का आधार बनाएगी तो क्या इससे वो संतुष्ट होंगे? ऐसे ही कुछ सवालों के बीच बच्चों के मन में क्या चल रहा है, इन्हीं सवालों को जानने के लिए कुछ बच्चों से और उनके शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए। बच्चों को थोड़ी सी राहत है, जाहिर सी बात है। अब तक एंजाइटी थी और बच्चे बहुत तमाम ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में किसी की डेथ हुई है, फैमिली में डेथ हुई है, तो मेंटल ट्रॉमा भी था। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि मार्किंग कैसे होगी, क्योंकि डीओ ने साफ कर दिया है कि वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेंगे, वो मेरिट्स के आधार पर एडमिशन लेंगे। तो बच्चे सोच रहे थे इनको डीयू में एडमिशन लेना है कि वो एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे, उसमें अच्छा परफॉर्म करके एडमिशन ले लेंगे। और तमाम सवाल हैं कि जैसे कि अगर 3 साल के मार्किंग को देख करके एवरेज निकाल करके मार्किंग की जाएगी तो कुछ बच्चे ने 10th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ सब्जेक्ट्स ने, कुछ ने अगर 10th में मैथ्स है तो कॉमर्स ले लिए, मैथ्स छोड़ दी है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के बच्चे अभी भी थोड़ा सा परेशान है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ बच्चे हैं, हमारे साथ इनके टीचर केशव जी भी हैं और इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि बच्चे क्या सोचते हैं। अभी एक आधी नदी पार हुई है, आधी पार होनी बाकी है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन अब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? आपका नाम बताइए। आर्यन कोहली। आर्यन कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं जीडी गोइंका, बसंत गोइंका। जीडी गोइंका। आपको क्या करना है? मेरे को बेसिकली डीयू में एंटर करना है। डीयू में एंटर करना है, तो अब डीयू ने तो कह दिया है कि हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगे और 12th की मार्क्स पर ही हम मेरिट में जैसे होता है वैसा होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे को ये लगता है कि जितनी मैंने पूरे साल तैयारी करी थी मेरिट बेसिस पे एग्जाम्स देने के लिए और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, दैट हैज गॉन टू वेस्ट। मार्किंग को लेके क्या दिमाग में है? मार्किंग को लेके यही है कि अब इन्होंने बोला है कि लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे देंगे, तो 11th का रिजल्ट मेरा अप टू द मार्क था नहीं, तो उसी के इम्प्रूवमेंट मैंने 12th में करने की कोशिश करी थी और पूरी कोशिश थी कि 12th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। बट वही है कि अब बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए,
तो ये है कि अब अगर 11th एंड ऑल के बेसिस पे देंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट था नहीं, और शायद मैं 12th के बोर्ड देती तो बेटर हो पाता। बच्चों की प्रॉब्लम ही यही, बच्चे सभी यही कह रहे हैं कि अब उनको पता ही नहीं है कि उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड दिया नहीं, और बोर्ड एग्जाम देके जब बच्चा आता है तो कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे को इतने मार्क्स मिल जाएंगे, मैथ्स में इतने मिलेंगे या इकोनॉमिक्स में इतने मिलेंगे, वो होता नहीं है। सर ये बताइए क्या होना चाहिए? हमने बच्चों को सुना, बच्चे कह रहे हैं जैसे कि आर्यन ने बोला कि बोर्ड एग्जाम्स उसको एंट्रेंस अगर डीओ में होता तो बेटर होता, परफॉर्म करके नंबर ले लेता। इसमें जो मेरी समझ है कि 10th के मार्क्स भी आपको कुछ क्राइटेरिया लेना चाहिए, क्योंकि एक वो पैरामीटर होता है। मैं शुरू से कहता हूँ 1 साल की स्टडी कभी भी बच्चे को मार्क्स नहीं देने चाहिए, तो ये अच्छी बात है, ये सब ले रहे हैं। लेकिन अब जब हम क्राइटेरिया लेते हैं 10th का, कई बच्चे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती, 10th तक कंपलसरी है, वो लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब 12th में उनके पास मैथ्स ही नहीं है। अगर मैं 10th के सारे मार्क्स लेने जाऊंगा तो उसमें मैथ्स भी होगा, हो सकता है उसमें वो 40 ला रहा हो, बाकी में 90। तो हम खाली 10th में ये भी देखें जब मार्क्स लें, वो सब्जेक्ट जो बच्चे ने 11th 12th में लिया ही नहीं है वो हम ले ही नहीं, वो ले ही नहीं, उसको हटा दें। साइंस हो, मैथ्स हो, अगर बच्चे ने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया तो उसकी वेटेज उसको ना दे। दूसरा, 10th 11th 12th की वेटेज में हमें हर टेस्ट में देखना है, क्योंकि लास्ट ईयर इनकंसिस्टेंसी बहुत रही है, सब कुछ ऑनलाइन रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा एक में अच्छा नहीं किया या एक में कर लिया, तो उसको टीचर्स का जो इवैल्यूएशन है वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, 12th के मार्क्स, क्योंकि पूरे साल हर स्कूल ने ऑलमोस्ट आके ऑफलाइन कुछ ना कुछ एंड में किया, जब सिचुएशन सही हुई तो उसको वेटेज देना ज़रूरी है। प्लस मेरा मानना ये है कि अगर अभी भी ये कर सकें तो 5 मिनट का एक कैजुअल इंटरैक्शन, जिसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा कहते हैं, हर स्कूल में वाइवा होता है, खाली एक 5 मिनट का जूम पे हर प्लेटफॉर्म पे आप बच्चे से 2 सिंपल सवाल पूछ लीजिए, तो मार्क्स देने से पहले वो 30% आप उससे इंक्लूड करिए। एटलीस्ट ये तो पता होगा कि जिस बच्चे को आपने 98 दिया उसे बेसिक आता था या नहीं। फिलहाल सब कुछ सीबीएसई के हाथ में है, अभी कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया है, मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये भी तय है कि अगर बच्चा संतुष्ट हुए तो फिर लिटिगेशंस भी होंगे और टाइम बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी भी बच्चे स्ट्रेस में हैं कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और उनके आगे एडमिशंस कैसे होंगे। सहयोगी राकेश कुमार के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब 12वीं के नतीजों को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीएसई अंक देने के लिए 2 तरह के विकल्प पर विचार कर रही है, जिसे लेकर सीबीएसई कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर करेगी। पहला विकल्प यह है कि 10वीं 11वीं के रिजल्ट के आधार पर मूल्यांकन कर दिया जाए, साथ ही 12वीं की इंटरनल परीक्षा भी मूल्यांकन में शामिल हो, यह भी एक विकल्प इसी में है। और दूसरा विकल्प है कि 10वीं बोर्ड के नतीजे के आधार पर कुछ वेटेज दिया जाए, 12वीं की इंटरनल परीक्षा का मूल्यांकन भी आधार बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। सौरभ, परीक्षा तो नहीं हो रही है लेकिन परिणाम आएगा, अब ये परिणाम किस तरह से आएगा इसी को लेकर मंथन चल रहा है। जैसा आपने बताया कि कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई को बताना है कि किस आधार पर यह परिणाम घोषित किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। तो ऐसे में ये फार्मूला किस तरह से बने ताकि संतुलन बना रहे, क्योंकि 10वीं के मार्क्स भी आप लेते हैं तब 10वीं का बच्चा ये कह सकता है कि हमने जब 10वीं की परीक्षा दी थी तब हमें नहीं पता था कि 12वीं के मार्क्स भी 10वीं के हिसाब से तय होंगे, वरना हम ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिवली बच्चा ये बात उठा सकता है। तो ऐसे में क्या फार्मूला बने ताकि सब संतुष्ट हो सके? देखिए, जैसा कि अखिलेश आपने बताया कि इन 2 फार्मूले 2 विकल्पों पर सीबीएसई विचार कर रहा है कि 10वीं 11वीं की परीक्षाओं का जो फाइनल रिजल्ट है उसका वेटेज लिया जाए, और फिर जो 12वीं के इंटरनल असेसमेंट हुए हैं जिसे प्री बोर्ड एग्जाम कहते हैं उसके आधार पर मूल्यांकन कर दिया जाए। दूसरा फार्मूला है कि जो 10वीं में जो उनके टोटल है, मान लीजिए 10वीं में बच्चे ने 90% स्कोर किया, उसको उसके आधार पर उसका एक परसेंटेज, उसका एक वेटेज रखा जाए, और 12वीं का जो इंटरनल एग्जाम्स हैं उसके आधार पर मूल्यांकन कर लिया जाए। ये 2 फार्मूले हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर आप 10वीं को आधार बना रहे हैं तो मान लीजिए कि 10वीं में बच्चे के पास साइंस था और 12वीं में उसने वो साइंस नहीं ले रखा है, उसने कॉमर्स ले रखा है, तो आप कैसे करेंगे। यही वजह है कि वो ओवरऑल जो परसेंटेज है उसको वेटेज दिया जाएगा, उसके आधार पर असेसमेंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कल इनको जवाब दाखिल करना है अखिलेश सर,
लेकिन हो सकता है कि कुछ और वक्त मान ले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो CBSE के सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने हमारे अंग्रेजी चैनल में बातचीत में यही कहा है कि अभी 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे असेसमेंट करने वाले हैं, पर ये बताया कि 2 हफ्ते में वो निर्णय लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कल वो इस पर और वक्त मान ले, क्योंकि अब स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि पिछले साल देखिए अखिलेश 11वीं की भी परीक्षा नहीं हुई फाइनल की, उस समय कोविड का दौर शुरू हुआ था, कुछ 11वीं की परीक्षा हुई, कुछ की नहीं हुई, तो वो भी वहाँ पर फाइनल ईयर में वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद 12वीं में भी क्लासेस पूरे साल हुई नहीं, कुछ स्कूल्स ने फरवरी में स्कूल खोले तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स कराए, लेकिन प्रॉपर जो कहा जाए क्लासेस नहीं हो पाई, तो 12वीं का भी उनको मौका नहीं मिला बोर्ड एग्ज़ाम देने का, तो ऐसे में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो अब जब DU जैसा यूनिवर्सिटी कहता है कि हम मेरिट के आधार पर ही एडमिशन लेंगे, तो बच्चे अब इस बात को लेकर के थोड़ा सा संशय में आ गए हैं, चिंता में आ गए हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं और दोनों ही जो इम्पोर्टेंट साल होते हैं उनको परीक्षा देने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में अगर अंक उनके जैसे कि जो बातचीत की छात्रों से अखिलेश वो ये कह रहे हैं कि 11वीं मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरे 12वीं मैंने कोशिश की उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो अगर 11वीं को वेटेज दिया जाएगा, उसको बेस बनाया जाएगा, तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, तो इससे अच्छा है कि DU में एंट्रेंस ले लिया जाए, उस बच्चे को SRCC में एडमिशन लेना है। तो तमाम तरीके की चिंताएं हैं बच्चों के जहन में, लेकिन अच्छी बात यह है अखिलेश की अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तो परिणाम घोषित करेगा CBSE, तो उन्हें एक बार एग्ज़ाम देने का मौका CBSE देगा, तो उस समय वो एग्ज़ाम दे करके भी अंक अच्छे कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमेशा बच्चों के पास रहेगा। अखिलेश, शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान काम नहीं है कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाए, जो भी फार्मूला बनेगा उसको लेकर के मीन मेख निकालने की बात तो जरूर होगी ही। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने 10वीं के नतीजों से जुड़ी एक याचिका पर CBSE, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 10वीं बोर्ड के लिए नंबर देने की नीति में सुधार की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि परिणाम की टेबुलेशन पॉलिसी स्कूलों का प्रदर्शन देखकर की जा रही है, ना कि छात्रों का। बताया जा रहा है कि टेबुलेशन पॉलिसी को लेकर कई शिक्षक और छात्र खुश नहीं हैं। कोरोना संकट के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद CBSE ने छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए 1 मई को एक नीति की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक छात्रों को उनके इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर अंक दिए जाने हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड। टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण का पूरा हिसाब मांगते हुए कहा कि बजट में टीका खरीदने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के अब तक के खर्च का हिसाब स्पष्ट करें। इस बजट से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीके उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते? 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को पैसे देकर टीके देने की नीति पहली नज़र में मनमाना और तर्कहीन कदम लग रहा है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V की अब तक की खरीद पर केंद्र विस्तृत हलफनामा पेश करे। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वैद्यनाथन। मई 31 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था वैक्सीन पॉलिसी, वैक्सीन प्राइसिंग को लेकर। उस टाइम कोर्ट ने कहा था कि वो डिटेल ऑर्डर पास करेंगे बाद में। सो उसका ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले आया था। सो उसमें काफी कुछ चीजें कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की मानना यही है कि जो सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी है बिल्कुल गलत है और सरकार दोबारा उसको पुनर्विचार करके दूसरी पॉलिसी लाना चाहिए। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो 18 से लेकर 44 ईयर्स की जो लोग उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको पैसा देना पड़ रहा, लेकिन बाकी जो 45 से ऊपर उनको जो पैसा मुफ्त में हो रहा है। सो ये कहता है कि इक्वालिटी के खिलाफ है, ऐसे नहीं दे सकते। और कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जो 35,000 करोड़ जो बजट किया गया था वैक्सीनेशन खरीदने के लिए, उसको लेकर जो 18 से 44 ईयर्स को उनको फ्री मुफ्त में क्यों नहीं दे सकते हैं। और तीसरी पॉइंट उन्होंने कहा कि कई स्टेट ने मुफ्त में वैक्सीनेशन देने के लिए पॉलिसी अनाउंस किया, कई लोगों ने नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने सारे स्टेटों को कहा कि आप हमें बताएं 2 हफ्ते के अंदर आप मुफ्त में दे रहे हैं या आप पैसे ले रहे हैं जो 18 to 44 ईयर्स के लिए। और दूसरा, सेंटर की कहना यही था कि जो जुडिशरी है वो भी
मतलब एग्जीक्यूटिव की सरकार की जो पॉलिसी डिसीजन है उसकी दखल नहीं देना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि पॉलिसी जरूरी है, सरकारी बनाती है, लेकिन वो पॉलिसी की वजह से जो कॉमन मैन सिटीजन्स की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर जो अफेक्ट होता है, उस टाइम जो कोर्ट चुपचाप बंद नहीं रह सकती। सो इसी के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग जरूर सुनेंगे, क्योंकि इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, ये सारे बातें जो पॉलिसी की ऊपर आता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो डिजिटल डिवाइड होता है, जैसे गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, जो इनको बुक करना पड़ता है जो वैक्सीनेशन के लिए, कोविन पोर्टल में करना पड़ता है। सो कोर्ट ने कहा है कि जो गांव में जो रहते हैं उनका जो सिर्फ 4% लोगों के पास कंप्यूटर होता है और दूसरा इंटरनेट भी बहुत कम है, ऐसे मामले में ये जो डिजिटल जो इनकी पॉलिसी है कोविन पोर्टल के ऊपर करना, वो बिल्कुल गलत होगा, वो इक्वालिटी के खिलाफ भी होगा। सो ये सारे बातें लेकर उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर सरकार एफिडेविट फाइल करेगी। 30 तारीख, मतलब जून 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये केस लेगी। लेकिन कोर्ट ने कई क्लैरिफिकेशन इनको मांगा है कि प्राइसिंग के ऊपर भी क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों सारे वैक्सीनेशन जो डोजेस खरीद कर स्टेट को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको जो वो खरीदते हैं पैसे देकर जो वैक्सीनेशन है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जैसे वैक्सीन खरीदते हैं सेंटर से, तो स्टेट लेके जाने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसकी क्या फैसिलिटी है, क्या इम्प्रूव हुआ, ये सारे बातें उनको सेंटर को बताना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर। सो बाद में कोर्ट ये 30 तारीख को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। लेकिन बात यही है, लेकिन सेंटर इसको दोबारा रिविजिट करेगा, अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, ये सब देखने वाली बात है। 30 तारीख जून को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसमें सुनवाई करेगी। और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। NDTV से खास बातचीत में उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को 2 डोसेस वैक्सीनेशन के मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख, और 1 डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि तीसरी वेव के लिए अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है? तो क्या वाकई देश में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं? अगर हम देश में टीकाकरण की बात करें तो पिछले 24 घंटों में करीब 24 लाख लोगों को टीका लगाया गया। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। असम में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। यह घटना होजई जिले की है। डॉक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर का दावा है कि जब वो मरीज के पास पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के विरोध में आज गुवाहाटी में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और गृह मंत्री को इस मामले में चिट्ठी लिखी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि इस हमले में शामिल 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द से जल्द उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। भारत में कोरोना के मामले तेजी से घटते नजर आ रहे हैं। जितनी तेजी से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी थी, उतनी ही तेजी से ये घट भी रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले ही तेजी से बढ़ रहे मामलों पर सबकी नजर थी, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में सबसे कम मामले भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। देखिए मेहर पांडे की रिपोर्ट। दूसरी लहर में अचानक से बढ़े कोरोना के मामले अब थोड़ी राहत दे रहे हैं। कोरोना के नए मामलों और मौतों में अब तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पहली लहर की पीक में 16 सितंबर 2020 को हर 10 लाख लोगों में से 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 45 दिनों में मामले इसके आधे हो गए। दूसरी लहर की पीक 8 मई 2021 को आई और उस दिन हर 10 लाख लोगों में से 284 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि ये केस 22 दिनों में ही तेजी से आधे भी हो गए।
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार वो राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। इन राज्यों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 55 से 60% तक मामले कम हुए हैं। यूपी जैसे कुछ राज्य अब लॉकडाउन में छूट भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय आरटीपीसीआर टेस्ट की घटती संख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ग्रामीण इलाकों में लक्षण के बावजूद भी लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं। इन सवालों के अलावा अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम बोझ घटते मामलों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जानकार इसके पीछे दो तरह के अनुमान लगा रहे हैं। पहला, जितनी तेजी से मामले बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से कम भी होते हैं। अप्रैल और मई की शुरुआत में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े। स्थानीय तौर पर लोगों के आने जाने और इकट्ठा होने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण संक्रमण पर रोक लगी, जिसके कारण मामलों में अब तेजी से कमी आई है। लेकिन सफदरजंग अस्पताल के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर जुगल किशोर लॉकडाउन को इसका श्रेय नहीं देते। हुआ था या जो म्यूटेटेड वायरस घूम रहे थे वो बहुत तेजी से उन्होंने लोगों को इन्फेक्ट किया और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80-85% लोगों को इन्फेक्शन हुआ। ये तो सीरो सर्वेलेंस होने के बाद में पता चलेगा कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं, ये वायरस की कैरेक्टरिस्टिक और जिस तरीके से ये समाज में फैला, दूर दराज के इलाकों में फैला, वही एक रीजन है। टेस्टिंग के साथ कंटेनमेंट का फायदा इन 6-8 हफ्तों में हुआ है। हालांकि ये स्थायी समाधान नहीं है। वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है दिसंबर तक पूरे देश में टीका लग जाएगा। And by December we hope to have the whole country vaccinated. हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी से कुछ उम्मीद पैदा हुई है, अभी जरा भी ढलाई खतरनाक हो सकती है। इस अहम मोड़ पर टीकाकरण जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी कोविड की रोकथाम के लिए बढ़ती हुई सख्ती। ये दोनों कदम साथ उठाए जाने चाहिए। सुशील राठी के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां ब्लैक फंगस के अब तक करीब 1300 मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अभी बीमारी राज्य के ग्रामीण इलाकों में फैल रही है और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। 15 साल से कम उम्र के 2 बच्चे ब्लैक फंगस से बुरी तरह संक्रमित हो गए। निहाल किदवई की रिपोर्ट। बेंगलुरु के इस सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस से संक्रमित 11 साल की बच्ची और 14 साल के एक लड़के का इलाज चल रहा है। संक्रमण आंखों से होते हुए सर तक पहुंच गया है। दोनों राज्य के ग्रामीण इलाके से। ये 2 संक्रमित बच्चों में से एक बचपन से ही डायबिटिक थी, जबकि दूसरा भी डायबिटिक है। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण के बाद पता चला। उनमें से एक को कोविड है, ये बाद में पता चला, लेकिन ये दोनों अस्पताल काफी देर से पहुंचे। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस के 1250 मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। 1193 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। महीने भर के लॉकडाउन के बावजूद कोविड का संक्रमण तकरीबन 14% पर बना हुआ है। अब ब्लैक फंगस लोगों को डरा रहा है। हम संक्रमण से बचने के सभी प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं और इसके इलाज में जो भी खर्च होगा मुफ्त होगा। कोरोना से कैसे निपटे? सरकार अब तक इसी सवाल का जवाब तलाशने में उलझी हुई थी। इस बीच कहर बरपाते ब्लैक फंगस ने मामला और बिगाड़ दिया है। दवा की कमी हर जगह है। ऐसे में क्या बच्चे क्या बड़े, सभी सिस्टम की तरह भगवान भरोसे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सरकारी लाल फीताशाही ने एक छात्र की जान ले ली। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण उसके पिता को मार्च 2019 से वेतन नहीं मिल पा रहा था और इस कारण वो पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे पा रहा था। हार कर शोएब बशीर ने अपनी जान दे दी। मैंने सुसाइड करने ये वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने के कुछ मिनट बाद शोएब बशीर ने अपनी जान दे दी। 24 साल का नौजवान साइकोलॉजी में एमए करना चाहता था, लेकिन फीस नहीं दे पा रहा था। इस वीडियो में शोएब ने कहा कि मेरे जान देने की इकलौती वजह यह है कि मेरे पिता को पिछले 2 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। इसकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी दयनीय हो गई है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
वो बहुत सेंसिटिव था। उसने अपनी प्रॉब्लम जब देखी कि मेरे पापा को वो टीचर हो के भी सैलरी कहीं नहीं है, एक मैं टीचर का बेटा होकर मुझे फीस नहीं दे सकता अपना बाप। आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में वो क्या कहता है कि मैं कुर्बानी देता हूं बाकी टीचरों के लिए जो मेरे बाप की तरफ बहुत कई सालों से तनख्वाह के बगैर हैं। एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को लेकर सरकारी लाल फीता शाही की वजह से उसके पिता बशीर अहमद मीर की तनख्वाह मार्च 2019 से रुकी हुई है, जो कि एक सरकारी शिक्षक हैं। एनडीटीवी को मिली सीआईडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में मीर के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। एक सरकारी टीचर के बेटे ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि वो अपनी फीस नहीं दे पाया। शोएब बशीर एमए साइकोलॉजी परस्यू कर रहा था, लेकिन उसके बाप को 2019 मार्च 2019 से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। मेरे पीछे जो ये सारे लोग हैं ये सारे टीचर हैं, 140 से ज्यादा लोग जिन्हें मार्च 2019 से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि कोई सरकारी रिपोर्ट है जिसे एडवर्स रिपोर्ट कहते हैं, उसको वजह से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ के उस वक्त के डायरेक्टर ने उन्हें तनख्वाह देने से इनकार किया। सरकार के साथ उन्होंने कई बार ये मसला उठाया। महामारी के दौरान इन सबों के परिवार सफ़र करते रहे और बिलाखिर 24 साल के शोएब बशीर ने इसी वजह से अपनी जान दे दी। सर, कोविड की ड्यूटी पिछले वेतन ना मिलने से परेशान लोगों में मोहम्मद अमीन शाह भी हैं, जिनकी मां बीमार हैं और उनकी दवाओं के लिए पैसों का इंतजाम करने में भी उनको परेशानी हो रही है। इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन वो म्यूनिसिपैलिटी का या वो वगैरह डीडीसी का, सर उसमें हमने ड्यूटी दी। सर कोविड की ड्यूटी पिछले साल भी इस साल भी ड्यूटी चल रही है। सर इस सब के बावजूद भी स्कूलों में का ऑनलाइन क्लास हमारा काम देखिए सर, डायरेक्टर साहब हमारा काम देखिए, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों ने मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उन अफसरों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से एक छात्र को अपनी जान देनी पड़ी। विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पिछले साल के आदेश के बाद भी शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के शिक्षा सचिव ने निदेशक को कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा, लेकिन वो फाइल दबाकर बैठ गए। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट। पीएनबी घोटाले में फरार आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश लगातार जारी है। 13,500 करोड़ के घोटाले का यह भगोड़ा मुंबई के मालाबार हिल्स में गोकुल अपार्टमेंट में रहता था। इसके भागने के बाद से ही यह घर बंद है। 9वें और 10वीं मंजिल पर बने इस डुप्लेक्स फ्लैट के दरवाजे पर नोटिसों का अंबार लगा है। आलम यह है कि नोटिस लगाने के लिए अब यहाँ जगह भी नहीं बची है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। पीएनबी घोटाले का भगोड़ा आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी साल 2018 में एंटीगा में जाकर उसने शरण ली और अभी मई महीने में वो अचानक से लापता हो गया था। बगल के देश डोमिनिका में वो पकड़ा गया है और अभी डोमिनिका के जेल में है और भारत सरकार जो है उसके प्रत्यार्पण की कोशिश कर रही है। लेकिन इधर मुंबई में इंतजार है उसके पीड़ितों का, यानी जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है या फिर जिनके पैसे लेकर डुबा दिया है या भाग गया है। और 13,500 करोड़ का तो पीएनबी घोटाला था, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं मेहुल चौकसी के। और इस समय मैं मेहुल चौकसी के घर के पास हूँ, यानी कि मलाबार हिल में जो बिल्डिंग है गोकुल, उसमें 9वें मंजिल पर ये फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स फ्लैट है। फिलहाल सील किया गया है और इस पर अलग अलग नोटिस जो है चस्पा की गई है और सरकारी विभागों के साथ साथ बैंकों और दूसरे भी जो लेनदार हैं उनकी भी नोटिस यहाँ पर है। इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक की जो नोटिस है वो बता रही है, इसमें गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम है, मेहुल चौकसी का नाम है, प्रीति चौकसी का नाम है, गुनियल चौकसी का नाम है और इस तरह से नोटिस सभी ने लगाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की है, यहाँ पर हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की देख रहे हैं, ऊपर एसबीआई बैंक की है। सब ने आकर यहाँ पर नोटिस चिपका दिया है। ये एक नोटिस हम देख रहे हैं एसबीआई बैंक की है, जिसमें कि प्रॉपर्टी की लिस्ट बताई गई है कि कितने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उन्होंने पैसे लिए थे, अब उनको वसूलना है पैसे। लगभग 42 प्रॉपर्टीज़ है। तो कितना बड़ा आर्थिक घोटाला
मामा भांजों ने मिलकर किया था। भांजा नीरव मोदी तो लंदन में है, लेकिन मेहुल चोकसी जो कि एंटीगा गया, वहाँ से इसी साल 23 मई को अचानक से लापता हो गया। बाद में 27 मई को वो पगल के देश डोमिनिका में पकड़ा गया। जो फोटो आई, तस्वीर आई है, उसमें आंख में चोट लगी हुई है। फिलहाल वो जेल में है और कोशिश हो रही है कि उसे भारत प्रत्यार्पण किया जाए भारत सरकार की तरफ से। और इंतजार सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं है, इन सभी एजेंसियों को, नोटिसदारों को भी है कि आए, ताकि इतना बड़ा जो आर्थिक घोटाला किया है उससे पैसे वसूला जा सके। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोई, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।